Hello everyone and welcome to E-Shakti classes. I am Dev Prakash Vishwakarma and today we are going to discuss SBI क्लर्क एंड पीओ के प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस जो एरर डिटेक्शन पर आधारित हैं. सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. सो टेक योर टाइम. पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों पहले क्वेश्चन पर. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर हाउस, पहला क्वेश्चन कह रहा है हर हाउस सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज करेक्ट है. मेड ऑफ ब्रिक्स while mine is made of glass and iron only. तो बेटा इरर कहां पे है? यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक का मतलब ईंट होता है बच्चों. ब्रिक अपने आप में ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन भी है और ये अपने आप में कॉमन नाउन भी है. तो ब्रिक अपने आप में मटेरियल नाउन है और कॉमन नाउन है. तो ब्रिक का यूज जब हम इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं, सामग्री के रूप में करते हैं, ब्रिक का यूज जब हम किसी चीज को बनाने के रूप में करते हैं या किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को जब हम किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वो इंग्रेडिएंट होता है, अर्थात वो मटेरियल नाउन होता है. और कोई भी मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उसमें यस या यस नहीं लगता है. जैसे एक सेंटेंस मैंने बोल दिया, देयर आर सो मेनी ब्रिक्स ईट ऑन द रोड पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं. यहां पर ब्रिक का यूज, यहां पर जो ब्रिक्स है, यहां पर ब्रिक्स का यूज किसी चीज को बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है. तो जब किसी सब्सटेंस का यूज किसी चीज को बनाने के लिए ना हो तो वहां पर वो सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस को हम कॉमन नाउन में रखेंगे जो कि काउंटेबल नाउन होता है. अर्थात यहां पे ब्रिक का ब्रिक्स करेक्ट है, बट यहां पर ब्रिक का यूज हम किसी चीज को बनाने के लिए कर रहे हैं, जो कि घर को बनाने के लिए किया जा रहा है. ब्रिक का यूज यहां पे ब्रिक एज ए इंग्रेडिएंट है, तो यहां पे ये ब्रिक मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है. सो यहां पे यस या यस नहीं लगेगा, ब्रिक का ब्रिक्स यानी प्लूरल नहीं बनेगा. सो एरर आपका बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट. अगला है आई गेव द पुलिस 4 इंफॉर्मेशंस. देखिए बच्चों, इंफॉर्मेशंस लिखा गया है तो कभी भी ध्यान दीजिएगा. इंफॉर्मेशंस जो होता है, एक वर्ड होता है आपका इंफॉर्मेशन. ये अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों. इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं करते हैं. अगर हम इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पीसेस ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा पीसेस ऑफ एडवाइस. इसका मतलब हो जाता है पीसेस ऑफ एडवाइस. तो यहां पे हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं पुलिस को, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन का कभी भी हम इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे जो कि काउंटेबल, काउंट किया अगर जा रहा है, अगर नंबर दिया गया है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नंबर दिया गया है, इंफॉर्मेशन के पहले, एडवाइस के पहले, तो वहां पर हम लिखेंगे 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, तो आपका इसमें भी बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट ऑप्शन. अगला है सोशल सराउंडिंग प्ले. सोशल, सामाजिक, सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है बेटा. सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है जो बताता है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ.
तो यहाँ पर सामाजिक चारों तरफ ये कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा है बेटा। सराउंडिंग का जब हम सराउंडिंग्स करते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। सराउंडिंग का जब भी एस या एस लगाते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं, तो उसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, ये गलत है। तो सराउंडिंग का सराउंडिंग्स होगा। ए फॉर एप्पल इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस। ये वेजेस बहुत ही खूबसूरत वर्ड है बेटा, नाउन है। वेज वर्ब होता है जिसका मतलब होता है से करना। जैसे इसी को अगर हम समझें तो एक वर्ड होता है वेज, एक वर्ड होता है आपका वेज। वेज अपने आप में वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सेक। ऑलराइट, ओके। इसका नाउन होता है वेज का, जब हम वेजेस करते हैं तो ये नाउन होता है और इसका दो मतलब होता है। एक मतलब होता है तनख्वाह, मजदूरी। एक मतलब होता है मजदूरी, एक मतलब होता है मजदूरी और दूसरा मतलब होता है इसका रिजल्ट या परिणाम। तो वेजेस का मतलब जब मजदूरी होता है तब इसके बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है, और जब वेजेस का मतलब रिजल्ट होता है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। ये बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वेजेस का दो मतलब होता है। एक तो होता है मजदूरी जो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के लेके आएगा, और वेजेस का मतलब अगर वहां पे रिजल्ट है तो ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ वेजेस का मतलब रिजल्ट है या मजदूरी है। तो यहां पे कहा गया है पीपल मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सिन। भाई पाप की मजदूरी नहीं होती, पाप का परिणाम होता है। तो यहां पे परिणाम यानी रिजल्ट के रूप में आया है। रिजल्ट जो कि हमेशा बताता है रिजल्ट के रूप में वेजेस का मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। इसका मतलब है यहां पे आपका करेक्ट क्या होना चाहिए, वेजेस सिंगुलर है, इस हिसाब से यहां आर नहीं, यहां पे इज आएगा। ऑलराइट, बहुत ही बारीकी से है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व, टेक योर टाइम प्लीज। ओके, लेट्स डिस्कस जेंट्री, द जेंट्री ऑफ न्यूयॉर्क, द जेंट्री ऑफ न्यूयॉर्क। बेटा जेंट्री हमेशा प्लूरल नाउन होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिमिलर होते हैं बट वो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है क्योंकि वो प्लूरल होते हैं। जैसे पीपल, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री और पुलिस। कैवलरी, कैटल, जेंट्री, नोवेलिटी, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो दिखने में सिमिलर होते हैं। सिमिलरली दे आर सिमिलर बट इन लेकिन इन यूज दे आर प्लूरल। लगते वो सिंगुलर हैं बट होते ये प्लूरल हैं, तो इनके साथ ये होते प्लूरल हैं, इसलिए इनके साथ डज नॉट नहीं, क्या आएगा, डू नॉट। ऑलराइट, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डेमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न्ड। बिगेस्ट अपने आप में बेटा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहता है मेरे बाद आना चाहिए नाउन, नाउन नहीं, यहां पे कंसर्न्ड नहीं, कंसर्न होना चाहिए। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, और यहां पे ए बी सी डी, ठीक है। अगला है द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वर। इस वर का सब्जेक्ट कौन है बच्चों, इस वर का सब्जेक्ट कौन है, इस वर का सब्जेक्ट कौन है, मेंबर है। मेंबर, द स्टाफ मेंबर्स के पहले अलॉन्ग विद आ गया प्रेपोजिशन। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। किसी भी प्रेपोजिशन, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद
जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इस प्रेपोजिशन के साथ ये नाउन प्रोनाउन मिलकर या तो काम करते हैं एडजेक्टिव का या फिर काम करते हैं एडवर्बियल फ्रेज का, लेकिन वो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। इसका मतलब द स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? द डायरेक्टर, जो कि सिंगुलर है क्योंकि इसके पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन सकता है। ये नाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब वर नहीं वॉज आएगा, वर नहीं वॉज आएगा। ऑलराइट, तो यहां पे एरर है सी फॉर चाइना, करेक्ट ऑप्शन। अगला है द रियली इंपॉर्टेंट थिंग आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए रियली, वेरी गुड, ये आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ आवर लाइफ इज आवर लाइवलीहुड, विच आया है लाइवलीहुड के लिए, वेरी गुड, सही है। डिस्क्रिमिनेट्स सिंगुलर है, विच सही है। अस फ्रॉम एनिमल्स बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे नो एरर है। अगला है सी इज टू मच ब्यूटीफुल। अब कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, एक वर्ड होता है टू मच और एक होता है मच टू। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। मच टू अपने आप में, टू मच अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये मॉडिफाई करता है अपने बाद नाउन को, यानी टू मच के बाद नाउन आना चाहिए, टू मच के बाद नाउन आना चाहिए। यहां तो एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब, जो कि होता है मच टू एडवर्ब होता है। इसके बाद हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है बच्चों, इसके बाद क्या आता है? हमेशा एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब गलती कहां पे है? टू मच नहीं, यहां पे होना चाहिए मच टू। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल। सुशील वॉज एनफ काइंड, काइंड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। टू इन्फॉर्म अस अबाउट द, तो एनफ और काइंड, जी एनफ का ही यूज देख लेते हैं हम, थोड़ी सी जगह बना के। आइए, एनफ का यूज क्या, एनफ क्या कहता है? एनफ कहता है, क्योंकि एनफ जो होता है बच्चों, ये एनफ एडजेक्टिव का भी काम करता है और एनफ एडवर्ब का भी काम करता है। तो एनफ के बाद अगर एनफ आपका, अगर एनफ आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव, तो इसके बाद हमें चाहिए नाउन। लेकिन अगर एनफ किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो ये उस एडजेक्टिव के बाद आएगा, और यहां पर ये एनफ आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एनफ आपका एडजेक्टिव भी है, एनफ आपका एडवर्ब भी है। जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है और नाउन एनफ के बाद लिखा जाएगा। लेकिन जब ये एनफ एडवर्ब का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और एडजेक्टिव उस एनफ के पहले लिखा जाएगा, यानी एडजेक्टिव के बाद एनफ लिखा जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एनफ काइंड, काइंड अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो एनफ एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। तो एनफ काइंड नहीं, काइंड एनफ, ये आपका करेक्ट है। तो ए फॉर एप्पल में एरर है। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप में लिखा गया है हैड बेटर, तो आपके सेंटेंस में जब कभी भी लिखा हो हैड बेटर या लिखा हो वुड या लिखा हो वुड रादर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके सेंटेंस में लिखा हो हैड बेटर या वुड रादर, तो ये हमेशा एक फ्रेज का काम करते हैं, वर्बल फ्रेज का काम करते हैं। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके पहले कोई इन्फिनिटिव नहीं आता।
इनके बाद या कह सकते हैं बेयर इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, इनके बाद ये इन्फिनिटिव नहीं आता है बच्चों, ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपका एरर किस में है कि यू हैड बेटर टू स्टॉप, नहीं स्टॉप, टू यहां से हट जाएगा, बाकी सही है, तो बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, इफ आई विल हैव टाइम। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी भी आपके सेंटेंस में, कभी भी आपके सेंटेंस में, कभी भी आपके सेंटेंस में अगर लिखा गया हो टाइम बताने वाले कंजंक्शन या कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन, टाइम या कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन, तो इनके बाद हमेशा दो सेंटेंस होंगे। तो इस टाइम और कंडीशन बताने वाले सेंटेंस में कभी भी आपको विल या शैल का यूज नहीं करना है, विल या शैल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में जो पार्ट का सेंटेंस का पार्ट है उसमें हम विल और शैल का यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जस्ट तुरंत बाद वाले क्लॉज में हम कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। जैसे टाइम बताने वाले, जैसे व्हेन, while, as soon as, till, until, ठीक। तो ये टाइम बताने वाले हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ये टाइम बताने वाले हैं। इनके बाद दो सेंटेंस लिखे रहेंगे बच्चों, आपको नज़र आएंगे। तो इनके तुरंत बाद वाला जो क्लॉज है इसमें कभी भी आप विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे, विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर विल या शैल का यूज हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। बच्चों ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो इसके बाद वाला सेंटेंस है यहाँ पे विल और शैल का यूज बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, ठीक। ये तो रहे टाइम बताने वाले। ऐसे कंडीशन बताने वाले भी हैं, वो कंडीशन बताने वाले यहीं पे लिख लेते हैं आपके सामने ही। जैसे इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड। सो इन सब के बाद भी हमें तुरंत बाद जो क्लास लिखा गया है उसमें विल और शैल का यूज नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन है आई विल कम टू सी यू इफ आई विल। इफ के बाद विल कभी नहीं आता बच्चों, इफ के बाद विल कभी नहीं आता। इफ आई हैव टाइम, मेरे पास अगर समय है तो मैं आपसे मिलूंगा। यहाँ पे सी फॉर चाइना में एरर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखा हमने आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई, बिफोर के बाद विल शैल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे नो एरर है बच्चों। अगला है डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल। टिल टाइम बताने वाले कंजंक्शन, इनके बाद कभी भी विल और शैल का यूज नहीं होगा। अगर हुआ है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। टिल इट स्टॉप नहीं, स्टॉप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। यहाँ पे नो एरर, सॉरी यहाँ पे एरर आपका डी फॉर दिल्ली में है जी। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर अनटिल यू विल। फिर अनटिल, टिल, अनटिल टाइम बताने वाले हैं, इनके बाद कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। अगर हुआ है तो उसे उस टेंस काट कर हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब इसमें एरर डी फॉर दिल्ली में। अगेन आई वुड लाइक हिम टू गो
टू अ यूनिवर्सिटी बट आई कैन नॉट मेक हिम टू गो। इसमें एक नई बात ध्यान देनी है बच्चों आपको। नई बात यह है कि जब भी आपके सेंटेंस में लिखा हो मेक, जब भी आपके सेंटेंस में लिखा हो मेक, हेल्प, सी, वॉच, नोटिस, लेट, तो इनके बाद हमेशा जो इन्फिनिटिव आता है, तो इनके बाद जो भी इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव में होगा, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू। अर्थात इनके बाद जो इन्फिनिटिव लिखा जाएगा उसमें से टू को रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है बट आई कैन नॉट मेक, मेक के बाद जो भी इन्फिनिटिव आएगा उसमें टू को रिमूव कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the laptop from you. इस चीज में क्या एरर है बच्चों? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका, देखिए बच्चों थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका इफ प्लस यहां पे लिखा जाता है आपका कंडीशन, ऑलराइट, कामा लगेगा, फिर यहां पर जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो होगा आपका रिजल्ट। ठीक, नियम ये कहता है कि इफ के तुरंत बाद हम विल या शैल का यूज नहीं करते। ये बात अभी थोड़ी देर पहले सीखी हमने जी। दूसरी चीज ये है, पहला पॉइंट इसका ये कहता है कि अगर कंडीशन हमारा प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कांट किसी भी टेंस में है, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल। ऑलराइट, दूसरा नियम कहता है कि अगर हमारा कंडीशन पास्ट में है, पास्ट में मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर का यूज किया गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंडीशन वाले सेंटेंस में कंडीशन के जो तुरंत बाद क्लॉज आता है इसमें कभी भी हम वॉज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इनके बाद हम क्या काम करेंगे, अगर आपके सेंटेंस में कंडीशन में अगर लिखा गया है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और या तो वर लिखा गया है तो हमारा रिजल्ट जाएगा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, थर्ड नियम यह कहता है कि अगर आपका कंडीशन लिखा गया है हैड प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा हैड प्लस नाउन, तो यहां पे भी रहेगा वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हैड यहां पे मेन वर्ब के रूप में आया है, सेकेंड फॉर्म। फोर्थ है आपका कि अगर आपके सेंटेंस में लिखा गया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे रहेगा वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन जो है ये फोर्थ वाले टेंस के अरेंजमेंट पर डिपेंड है बच्चों, आधारित है। आइए उसको देखते हैं। हमारा सेंटेंस है हैड, इसका इन्वर्जन कर दिया गया है बच्चों और कुछ नहीं। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और इसको रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी सारे नियम वही रहेंगे। यहाँ पे हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वुड हैव लिखा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे परचेज नहीं, यहाँ पे होगा परचेज। तो सी फॉर चाइना इज करेक्ट ऑप्शन। आई ऑलवेज लाइक्स सीइंग देम टू प्ले। इन्फिनिटिव थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव और जिरंड। देखिए बच्चों, आपके सेंटेंस में जब भी इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जब इन्फिनिटिव आता है तो ये बताता है कोई एक्शन एट टू बी डन, अभी हुआ नहीं है, करना अभी बाकी है। मतलब ये कोई काम बताता है एक्शन, और उस एक्शन के तुरंत बाद होता है उसका पर्पस। ये बताता है पर्पस और इसके पहले रहेगा एक्शन। इन्फिनिटिव बताता है पर्पस, एक एक्शन होगा उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन होगा। जैसे आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मैं आगरा गया ताज देखने के लिए, ना कि आगरा जाते हुए ताज देखा। आगरा पहले मैं पहुंच गया, एक काम कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद उस काम का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो होगा। तो एक काम के बाद जब दूसरा काम होता है तो वहां लगता है इन्फिनिटिव। लेकिन जिरंड का क्या लॉजिक है? जिरंड मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड रहेगा आईएनजी, जो जिरंड का काम करेगा। ये बताता है आपका पैरेलल एक्शन। क्या बताएगा? पैरेलल एक्शन। ये बताता है बच्चों पैरेलल एक्शन। पैरेलल का मतलब एक काम हो रहा है, उसी के साथ साथ दूसरा काम हो रहा है, इसी को बताते हैं पैरेलल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, he decided blank the movie। आपको यहां पे फिल करना है, ऑप्शन है आपका वॉच। ओके, दूसरा है आपका he enjoyed the movie। ये आपका दूसरा है, यहां पे भी आपको भरना है वॉच। तो बेटा किसमें कौन सा फॉर्म आएगा आप फिल कीजिए। तो किसमें इन्फिनिटिव आएगा और किसमें जिरंड आएगा, आइए इसको देखते हैं। तो जो एक्शन, ध्यान देना, जो एक्शन बताता है पर्पस, जो एक्शन बताएगा पर्पस, उसके साथ लगेगा इन्फिनिटिव, यानी वो काम अभी होना बाकी है। लेकिन जो बताता है पैरेलल एक्शन, मतलब उस एक्शन जो एक काम हो रहा है उसी के साथ दूसरा काम भी हो रहा है, तो वो बताता है क्या है? आपका जिरंड। आइए देखते हैं, पहले वो डिसाइड करेगा तब मूवी देखेगा या डिसाइड करते हुए मूवी देखेगा? कोई इंसान अगर मूवी देखना चाहता है तो मूवी देखते हुए डिसाइड करेगा कि मुझे मूवी देखना है, या पहले डिसीजन लेगा फिर मूवी देखने जाएगा? कि पहले प्लान बनाएगा, डिसाइड करेगा मुझे मूवी देखना है कि नहीं देखना है, पहले ये काम करेगा। अर्थात इसमें पहला काम ये कंप्लीट होगा तभी दूसरा काम होगा। यहां पे क्या लगेगा बच्चों? इन्फिनिटिव टू वॉच इज करेक्ट। ओके, लेकिन इंजॉयड, उसने मूवी को एंजॉय किया, पहले वो एंजॉय कर लेगा तब मूवी देखेगा, या मूवी देखते हुए एंजॉय करेगा? दोनों काम साथ में करेगा या एक काम के बाद दूसरा काम करेगा? जाहिर सी बात है भाई, मूवी देखते हुए एंजॉय करेगा, ना कि पहले एंजॉय कर लेगा तब मूवी देखेगा। नहीं, पहले ये मूवी देखते हुए एंजॉय करेगा। तो यहां इन्फिनिटिव नहीं, यहां पे आएगा जिरंड। क्या हो जाएगा? वॉचिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से फंक्शन करता है हमारा इन्फिनिटिव और जिरंड। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ही ऑलवेज लाइक्स, वो पसंद करता है, पसंद करके उसे देखता है या देखते हुए पसंद करता है? खेलता हुआ। जब वो देखता कब है? खेलते हुए। जैसे वो पर्सन है, वो उसे देख रहा है तब बाद में खेलेगा, या जब वो खेल रहा होता है? जब वो कोई पर्सन है, जब वो खेल रहा है उसी टाइम वो देख रहा है, या पहले देख लेगा फिर बाद में खेलेगा? दोनों काम साथ में होगा। साथ में होगा तो बच्चों यहां पे टू प्ले नहीं आएगा, यहां पे आएगा प्लेइंग। क्या आएगा बच्चों? प्लेइंग। प्लेइंग टुगेदर एंड रनिंग। देखिए एंड सिमिलर चीजों को जोड़ता है, ये भी हिंट दे रहा था। रनिंग अबाउट। तो आपका एरर है सी फॉर चाइना, करेक्ट ऑप्शन। इंडिजेनियस मेडिसिन्स, मेडिसिन्स आपका प्लूरल है। विच हैव इसके हिसाब से सही है। लिटिल साइड इफेक्ट्स आर चीपर एंड डिस्टिंक्टली सुपीरियर देन। बेटा सुपीरियर देन कभी लेके नहीं आता, ये तो गलत बात है। सुपीरियर हमेशा टू लेके आता है, लेकिन अब चीपर कह रहा है सर मैं टू के साथ नहीं आता,
तो इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी देन की, एंड के पहले। अब ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों। इसको हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिटेल में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अनलेस यू डू नॉट। एक चीज और जान लेना बच्चों, आपके सेंटेंस में कभी भी लिखा रहे, आपके सेंटेंस में कभी लिखा रहे, आपके सेंटेंस में कभी भी लिखा रहे अनलेस या लिखा रहे अनटिल, अनलेस या अनटिल, तो बच्चों इनके साथ दो क्लास जुड़े होंगे। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि इनके बाद हमें सब कभी भी बिल और सेल नहीं आता है। तो एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, इनके साथ कभी भी नॉट भी नहीं आता। इनके साथ जो अगला वाला, इनके तुरंत बाद वाला क्लॉज होता है उसमें नॉट नहीं आता। इसमें नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यहां पे मैटर नहीं करता है। मैटर इसके तुरंत बाद वाले क्लॉज पे करता है, चाहे ये वहां पे रहे, राइट में चला जाए, लेफ्ट में आए, उससे नहीं मतलब है। इसके तुरंत बाद वाला जो क्लॉज है उसमें नॉट नहीं होना चाहिए, अनलेस और अनटिल के। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है अनलेस यू डू नॉट, तो इरर आपका यहां मिल गया बच्चों। ए फॉर एप्पल इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है आई कैन नॉट प्ले पियानो टू यू नाउ बट आई एम अफ्रेड ऑफ। ऑफ बेटा क्या है, प्रेपोजिशन। और एक बात और ध्यान में रखेंगे बच्चों, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, एक बात और ध्यान में रखेंगे कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आप इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। हमेशा किसका यूज करेंगे, जिरंड का। हमेशा जिरंड का यूज होगा बच्चों, जिरंड का। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं, जिरंड आता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा गया है आई कैन प्ले द पियानो टू यू नाउ बट आई एम अफ्रेड ऑफ। प्रेपोजिशन है, इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा बच्चों, एंड टू एनॉय नहीं, यहां पे आएगा एनॉइंग, एनॉइंग यू। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका है डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके टेक योर टाइम प्लीज, ट्राई टू सॉल्व। Okay, let us understand what we wanted were। काफी लोग ये कंफ्यूज हो गए, सर यहां पे wanted तो मेन वर्ब है, बट मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, यहां पे तो मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये क्या चक्कर है? तो चक्कर ये है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्टिव क्लाज है, ये क्लाज नाउन क्लाज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस वांटेड का वर्ब सब्जेक्ट आपका वी है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये पूरा क्लाज है, जिसमें ओरिजिनल सब्जेक्ट का काम कर रहा है व्हाट काम कर रहा है व्हाट। और एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हमेशा कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहां पर ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए यहां वर नहीं, क्या रहेगा यहां पे, वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉच। तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट। आगे, गौरित टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ओके, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। ओके, थोड़ा सा समझ लेते हैं बिफोर आफ्टर को भी। आइए, बिफोर आफ्टर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, हमें बिफोर आफ्टर को समझने के लिए दो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। दो टर्म्स, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका एंटीसीडेंट, एक है आपका एंटीसीडेंट, दूसरा है आपका प्रेसिडेंट। ठीक, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो काम पहले हुआ। एंटीसीडेंट का मतलब जो काम
पहले हुआ, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ। एंटीसीडेंट का मतलब जो काम पहले हुआ, प्रेसिडेंट का मतलब जो काम बाद में हुआ। ये दो टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आइए देखते हैं। बिफोर कहता है, बिफोर कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिफोर क्या कहता है कि मेरी ओपनिंग है सर बी से, तो ए जो है मेरे बाद नहीं, ए मतलब एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पहले आएगा। बिफोर के पहले एंटीसीडेंट आता है और बिफोर के बाद प्रेसिडेंट आता है। इसको याद कैसे रखेंगे सर? अल्फाबेट में ए के बाद ही बी आता है, ए बी सी डी पढ़ते हैं, ए फिर बी, यानी बी फॉर बिफोर के पहले ए फॉर एंटीसीडेंट आना चाहिए, प्रेसिडेंट आपका बाद में आ ही जाएगा। ओके, ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है अल्फाबेट से, ए बी सी डी से। उसके बाद हम ध्यान देंगे जो बिफोर होता है ठीक उसी का अपोजिट होता है आफ्टर। आफ्टर ठीक इसी का अपोजिट होता है, यानी बिफोर के पहले अगर आता है एंटीसीडेंट तो आफ्टर के बाद आएगा एंटीसीडेंट, और बिफोर के बाद प्रेसिडेंट आता है तो आफ्टर के पहले प्रेसिडेंट आएगा। बस ठीक इसी का अपोजिट होता है। ओके, ये अरेंजमेंट अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आधे से ज्यादा खेल आप समझ गए होंगे। अब अगली चीज को समझते हैं जो है हमारा टेंस का। टेंस का क्या रोल है? टेंस का रोल है आपका, टेंस का रोल है कि अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट एक्शन बताया गया है, क्या बताया गया है? पास्ट एक्शन। अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट एक्शन बताया गया है तो जब भी हमारे सेंटेंस में पास्ट एक्शन मतलब वो काम हो चुका है, तीन एक्शन बताते हैं, पास्ट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन और फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में होता है और पास्ट में हो चुका है। तो अगर पास्ट एक्शन बता रहा है तो जो ए का टेंस होगा वो होगा आपका हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा बच्चों, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो पी का टेंस होगा यानी प्रेसिडेंट का, वो होगा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये आपका पास्ट एक्शन है। वहीं पर अगर ये प्रेजेंट एक्शन बताएगा, क्या बताएगा? अगर ये प्रेजेंट एक्शन बताएगा, प्रेजेंट एक्शन दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट एक्शन। अगर ये प्रेजेंट एक्शन बता रहा है तो प्रेजेंट एक्शन कहता है कि अगर आपका सेंटेंस एंटीसीडेंट हो या आपका सेंटेंस प्रेसिडेंट हो, दोनों का टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। दोनों का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। ऑलराइट, अगर प्रेजेंट एक्शन बताया गया है। तीसरा जो लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका फ्यूचर का। फ्यूचर का नियम थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। फ्यूचर, जब आपके सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन बताया गया हो, फ्यूचर एक्शन, जब आपके सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन बताया गया हो तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फ्यूचर कहता है कि चाहे बिफोर आए या चाहे आफ्टर आए, आफ्टर हो या बिफोर हो, आफ्टर हो या बिफोर हो, हमें इससे नहीं मतलब है, क्योंकि आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट आएगा, पहले प्रेसिडेंट आएगा, और बिफोर के पहले एंटीसीडेंट आएगा, बाद में प्रेसिडेंट आएगा। हमें इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब ये है कि बिफोर आफ्टर के पहले विल या शैल का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन बिफोर आफ्टर के बाद हमने जैसा कि पहले भी देखा, बिफोर आफ्टर के बाद कभी भी ना तो हम विल का यूज करेंगे और ना ही शैल का यूज करेंगे, क्योंकि ये बिफोर आफ्टर कैसे टेंस कंजंक्शन है? टाइम बताने वाले कंजंक्शन, और टाइम बताने वाले कंजंक्शन के तुरंत बाद जो क्लॉज आता है उसमें कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। अगर विल और शैल का यूज हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चले। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। बेटा आफ्टर क्या कहता है?
देखिए आफ्टर करेक्ट है या नहीं। आफ्टर कहता है मेरे से पहले प्रेसिडेंट आना चाहिए, यानी जो काम बाद में हुआ। मेरे से पहले, पहले ये पता करते हैं कौन सा प्रेसिडेंट है कौन सा एंटीसीडेंट है। गौरित ने पहले टोल्ड मी हिज नेम, पहले मुझे अपना नाम बताया, या वो ही लेफ्ट, या वो गया। पहले वो अपना नाम बताएगा। बेटा इस सेंटेंस में दो एरर हैं। दो एरर ये है कि यहाँ आफ्टर नहीं, यहाँ बिफोर होना चाहिए, और यहाँ पर ये पी नहीं, ये एंटीसीडेंट है, ये ए है। पहले वो नाम बताएगा फिर वो वहाँ से जाएगा। तो पी का टेंस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बट ए का टेंस होगा हैड टोल्ड मी हिज नेम बिफोर ही लेफ्ट। ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ए भी में गलती है और बी में भी गलती है, टाइपिंग एरर हो सकता है। आगे चलते हैं। आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई लीव। बिफोर के बाद फ्यूचर नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑप्शन करेक्ट है। बिफोर के पहले आप लिख सकते हैं फ्यूचर। आइए, सी स्टैब्ड हर सेल्फ टू डेथ, उसने अपने आप को मारकर हत्या कर ली, सुइसाइड कर लिया। बिफोर आई कुड स्टॉप हर, ठीक, पहले उसने अपने आप को मार लिया या पहले मैंने उसको रोका? भाई पहले उसने मार लिया, बाद में रोकने की कोशिश की, ठीक। तो ये आपका किस टेंस में जाएगा? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंटीसीडेंट है, और यहां ये सही है। तो आपका एरर किस सेंटेंस में है? तो आपका एरर किस सेंटेंस में है बच्चों? एरर है आपका ए फॉर अहमदाबाद। ऑलराइट, 26 नंबर, आई शैल हैव डन माई होमवर्क बिफोर आई विल। बिफोर के तुरंत बाद हम कभी भी विल का यूज नहीं करते। सी फॉर चाइना इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी हैड डाइड बिफोर, पहले पता करते हैं एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट पता करते हैं बच्चों। ये क्या है? उसकी मृत्यु हुई बिफोर मैं हॉस्पिटल ले गया, उससे पहले उसकी मृत्यु हुई, यानी ये आपका एंटीसीडेंट है, ये आपका प्रेसिडेंट है। एंटीसीडेंट का टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेसिडेंट का टेंस है नहीं, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे। बिफोर वी टुक हर टू हॉस्पिटल, ये आपका बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है, अब आई एम टेकिंग अ बाथ बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट डेली। मैं बात लेता हूँ डेली, बिफोर के पहले एंटीसीडेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं पहले बात लेता हूँ फिर सोने जाता हूँ, ये आपका प्रेसिडेंट है। अरेंजमेंट ठीक है, टेंस प्रेजेंट में है, इसलिए नो एरर बच्चों। सो आपने देखा इतना, जो भी सारे नियम हैं, कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट पे आधारित हैं बच्चों। पूरे क्लियरली अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू हैव enjoyed the session as much as I have. So if you have really enjoyed the session and you are clear with your concept, with your rules and regulations, with the questions that today we have discussed, so like, share and subscribe. Thank you so much. All the best.